पहली सुर्खी आई पूर्वी लद्दाख से। पैंगोंग त्सो झील के पास चीन की तरफ से दूसरा पुल बनाए जाने की खबरों पर भारतीय विदेश मंत्रालय की प्रतिक्रिया आई है। विदेश मंत्रालय की ओर से जारी एक प्रेस नोट में कहा गया है कि दोनों पुल उस क्षेत्र में आते हैं जिन पर 1960 के दशक से चीन का अवैध कब्जा है। हमने अपने क्षेत्र पर इस तरह से अवैध कब्जे को कभी स्वीकार नहीं किया है और न ही हमने अनुचित चीनी दावे या ऐसी निर्माण गतिविधियां स्वीकार की हैं। इससे पहले विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने 19 मई को कहा था कि मीडिया रिपोर्ट्स में जिस कथित पुल की बात कही जा रही है उसके बारे में ये साफ नहीं है कि ये दूसरा पुल है या फिर पहले से ही मौजूद पुल का विस्तार किया जा रहा है। बागची ने कहा कि भारत ऐसे घटनाक्रमों पर नजर रखता है। सुनिए। ब्रिज के बारे में रिपोर्ट देखी है। ये मिलिट्री इशू है, इसमें मैं कह नहीं पाऊंगा ये कहां पे एग्जैक्टली है, और हमने जैसे कहा है ये पूरा एरिया हमें ऑक्युपाइड एरिया पे रखा मानते हैं, और इसके डिटेल्स और उसके क्या इम्प्लीकेशंस है ये आई थिंक मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का ही बेटर वो बता पाएंगे उसमें। पर अगर हमारे पास इसमें और कुछ शेयर करने के लिए रहा तो हम बताएंगे। अभी हमने भी मीडिया रिपोर्ट्स और अदर रिपोर्ट्स देखी हैं। इससे पहले कई मीडिया रिपोर्ट्स में सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए दावा किया गया था कि चीन पैंगोंग त्सो झील के अपने तरफ वाले इलाके में एक और पुल बना रहा है ताकि सैन्य गतिविधियों को तेज किया जा सके। पुल तैयार हो जाने पर खुरनाक फोर्ट और रुटोक के बीच की दूरी कम हो जाएगी। अभी इनके बीच की दूरी लगभग 180 किलोमीटर है। विदेश मंत्रालय की प्रतिक्रिया पर विपक्षी दल कांग्रेस ने निशाना साधा है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि चीन ने जब पहला ब्रिज बनाया तब भी भारत सरकार का यही कहना था कि हम स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। अब जब चीन दूसरा ब्रिज बना रहा है तब भी भारत सरकार की यही प्रतिक्रिया है। राहुल ने कहा कि भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा और क्षेत्रीय संप्रभुता से समझौता नहीं किया जा सकता। ऐसी कायर और विनम्र प्रतिक्रिया से काम नहीं चलेगा। प्रधानमंत्री को देश की रक्षा करनी चाहिए। दूसरी सुर्खी उत्तर प्रदेश से आई। करीब 27 महीने से जेल में बंद समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान आज रिहा हो गए। वे सीतापुर जेल में बंद थे। बीते दिन सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दी थी। रिहाई के आदेश की कॉपी शाम निर्धारित समय सीमा तक जेल नहीं पहुंच पाई थी, जिसकी वजह से आजम की रिहाई बीते दिन नहीं हो पाई थी। आज सुबह सारी औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद आजम खान जेल से बाहर आए। आजम को रिसीव करने उनके दोनों बेटे और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल यादव पहुंचे। आजम की रिहाई पर शिवपाल यादव ने कहा, सूबे की आवाम के लिए यह सुखद है कि आजम खान आज अपने चाहने वालों के बीच होंगे। उन्होंने सीतापुर जेल के लिए निकल जाने की भी जानकारी दी है और कहा है कि यूपी के क्षितिज पर नया सूरज निकल रहा है। आजम खान की रिहाई पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने ट्विटर पर लिखा, सपा के वरिष्ठ नेता व विधायक माननीय श्री आजम खान जी के जमानत पर रिहा होने पर उनका हार्दिक स्वागत है। जमानत के इस फैसले से सर्वोच्च न्यायालय ने न्याय को नए मानक दिए हैं। पूरा एतबार है कि वो अन्य सभी झूठे मामलों मुकदमों में बाइज्जत बरी होंगे। झूठ के लम्हे होते हैं, सदियां नहीं। समाजवादी पार्टी के स्थानीय नेता और कार्यकर्ता भी सीतापुर जेल के बाहर सुबह से इकट्ठा थे। जेल से बाहर निकलने के बाद आजम पूर्व विधायक अनूप गुप्ता के घर गए और फिर उसके बाद रामपुर के लिए निकल गए। 3 दिन बाद यानी 23 मई से उत्तर प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो रहा है। माना जा रहा है कि आजम खान विधायक पद की शपथ लेने के लिए इसमें शामिल हो सकते हैं। तीसरी सुर्खी आई जयपुर से, जहां भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक चल रही है। बैठक के दूसरे दिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली पार्टी पदाधिकारियों को संबोधित किया। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने पार्टी पदाधिकारियों से अगले 25 साल तक के लिए लक्ष्य तय करने और उनके लिए निरंतर प्रयास करने को कहा। देश अपने लिए अगले 25 वर्षों के लक्ष्य तय कर रहा है। भाजपा के लिए ये समय है अगले 25 वर्षों के लक्ष्य तय करने का, उनके लिए निरंतर काम करने का। देश के लोगों की जो उम्मीदें हैं हमें वो पूरी करनी है। देश के सामने जो चुनौतियां हैं हमें देश के लोगों के साथ मिलकर
हर चुनौतियों को पार करना है, परास्त करना है और विजय के संकल्प के साथ आगे बढ़ना है। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन राजनीतिक दलों पर भी निशाना साधा जो समाज में लगातार विभेद पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये राजनीतिक दल अपने तात्कालिक लाभ के लिए समाज की छोटी मोटी कमजोरियों में जहर डालने का काम कर रहे हैं। कभी जाति के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर लोगों को भड़काते हैं। सुनिए। ये राजनीतिक दल तत्कालीन लाभ के लिए, फायदे के लिए देश के उज्जवल भविष्य के साथ, राज्य के उज्जवल भविष्य के साथ, देश की युवा पीढ़ी के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं, उसे खोखला करने का भी काम कर रहे हैं। ये राजनीतिक दल अपने स्वार्थ के लिए समाज में जो छोटी मोटी तनाव होते हैं, कुछ कमजोरियां होती हैं, कुछ परसेप्शन होते हैं, उसे ढूंढ ढूंढ करके उसमें जहर डालने का काम करते रहते हैं, उस कमजोरियों पर ही खेलते रहते हैं। कभी जाति के नाम पर, कभी क्षेत्रवाद के नाम पर लोगों को भड़का रहे हैं। साथियों, एक भारत श्रेष्ठ भारत का सपना लेकर के चल रही भारतीय जनता पार्टी के लिए यह भी अनिवार्य है कि देश के लोगों को लगातार हमें सावधान करते रहना होगा, इस प्रकार के लोगों से सचेत करना होगा, इस प्रकार के दलों से सचेत करना होगा। चौथी सुर्खी में बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित जापान दौरे की। क्वाड की तीसरी बैठक में हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री जापान जाएंगे। ये बैठक 24 मई को होनी है। इस बैठक में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भी शामिल होंगे। ऑस्ट्रेलिया में 21 मई को चुनाव हैं। अगर वर्तमान प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन की वापसी होती है तो वे भी इस मीटिंग में शामिल होंगे। उनके हारने पर नए प्रधानमंत्री इस बैठक का हिस्सा बनेंगे। क्वाड मीटिंग के अलावा प्रधानमंत्री मोदी 24 मई को जापानी पीएम फूमियो किशिदा के साथ एक द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। इस बैठक में उन मुद्दों को आगे बढ़ाने पर बात होगी जिन पर जापानी प्रधानमंत्री के साथ मार्च में भारत दौरे के वक्त चर्चा हुई थी। 24 मई को ही प्रधानमंत्री मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ भी द्विपक्षीय बैठक करेंगे। अगली सुर्खी ज्ञानवापी मस्जिद मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की बेंच ने मामले की सुनवाई की। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि अब इस मामले की सुनवाई जिला अदालत करेगी। कोर्ट ने मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए वाराणसी के सिविल जज से यह मामला जिला जज को ट्रांसफर करने का आदेश दिया। कोर्ट ने यह आदेश भी दिया कि ज्ञानवापी मस्जिद में वजू की व्यवस्था की जाएगी। हालांकि जिस जगह पर शिवलिंग जैसी आकृति मिलने का दावा किया गया है वो जगह सील रहेगी। कोर्ट ने वजू के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करने का आदेश जिलाधिकारी को दिया है। सुनवाई के दौरान जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि ऐसे मामलों को जिला जज को ही सुनना चाहिए। जिला जज अनुभवी न्यायिक अधिकारी होते हैं, उनका सुनना सभी पक्षकारों के हित में होगा। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि हम उनको निर्देश नहीं दे सकते कि कैसे सुनवाई करते हैं, उनको अपने हिसाब से करने दिया जाए। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि हम इस वक्त क्या कर सकते हैं, इसे लेकर 3 सुझाव हैं। पहला, ट्रायल कोर्ट आवेदन का निपटारा करे। दूसरा, हमने एक अंतरिम आदेश पारित किया है, वो निचली अदालत का आदेश आने तक लागू रहे। तीसरा, चूंकि ये मसला बेहद जटिल और संवेदनशील है, हमारी राय है कि इसे एक जिला जज ही सुने। सुप्रीम कोर्ट ने मीडिया में रिपोर्ट लीक होने पर नाराजगी जताई। कोर्ट ने कहा कि मीडिया में रिपोर्ट लीक होना बंद हो, रिपोर्ट कोर्ट में ही खुले। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में साफ किया कि अगले 8 हफ्ते तक 17 मई का अंतरिम आदेश जारी रहेगा। सुप्रीम कोर्ट में अब इस मामले की सुनवाई जुलाई के पहले हफ्ते में होगी। आखिरी सुर्खी भी सुप्रीम कोर्ट से है। सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में हुए हैदराबाद एनकाउंटर मामले में अहम आदेश दिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने सिरपुरकर कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर तेलंगाना हाई कोर्ट से इस एनकाउंटर के संबंध में एक्शन लेने को कहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सिरपुरकर कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में एनकाउंटर के फेक होने के संकेत दिए हैं। रिपोर्ट में हैदराबाद में हुए इस कथित एनकाउंटर में शामिल सभी 10 पुलिस अधिकारियों के खिलाफ हत्या की धारा में मुकदमा चलाने की सिफारिश की गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रिपोर्ट में कहा गया है कि आरोपियों के ऊपर जानबूझकर गोलियां चलाई गईं ताकि उनकी मौत हो जाए। कथित एनकाउंटर का ये मामला नवंबर 2019 का है, जब हैदराबाद में एक 27 साल की वेटनरी डॉक्टर की रेप के बाद हत्या कर दी गई थी। पीड़िता का शव शादगनर में एक पुल के नीचे जली हुई अवस्था में मिला था। घटना का पता चलने के बाद हैदराबाद पुलिस ने इस मामले में 4 आरोपियों मोहम्मद आरिफ, चिंताकुंता चेन्ना केशावुलू, जोलू शिवा और जोलू नवीन को गिरफ्तार किया था। लेकिन आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद खबर आई कि पुलिस एनकाउंटर में उनकी मौत हो गई। पुलिस की तरफ से कहा गया कि जब चारों को क्राइम सीन पर ले जाया जा रहा था तो उन्होंने भागने की कोशिश की। उसमें यह भी दावा किया गया कि आरोपियों ने पुलिस के ऊपर गोलियां चलाई थीं, जिसकी जवाबी कार्रवाई में उनकी मौत हो गई। इस एनकाउंटर पर काफ़ी सवाल उठे, जिसके बाद इसकी जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सिरपुरकर कमीशन का गठन किया गया। इस कमीशन में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस वी आर सिरपुरकर के साथ बॉम्बे हाई कोर्ट की रिटायर्ड जज रेखा बालदोता और सीबीआई के पूर्व निदेशक DR कार्तिकेयन शामिल थे। इस 3 सदस्यीय कमीशन ने इस साल 28 जनवरी को अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपी थी। रिपोर्ट को सौंपने से पहले कमीशन के सदस्यों ने अलग अलग घटना स्थलों का दौरा किया था। इन जगहों से सदस्यों ने अलग अलग डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जुटाए, साथ ही साथ इन्वेस्टिगेशन रिकॉर्ड्स, फॉरेंसिक और पोस्टमार्टम रिपोर्ट की भी जांच की। इनके आधार पर बनाई गई रिपोर्ट को कमीशन ने बंद लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट को सौंपा। सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार 23 फरवरी को इस रिपोर्ट को खोला था और किसी के भी साथ इसे साझा करने से इनकार कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया था कि रिपोर्ट में कुछ लोगों को दोषी पाया गया है। उनके साथ क्या करना है, इसका फैसला राज्य सरकार को करना है।